सर जैसे टाटा की बात हुई तो टाटा का बिजनेस एक ट्रस्ट के नाम पे आप ये भी कह सकते हो कि क्लीन तरीके से उन्होंने अपना सारा बिजनेस उनकी जनरेशन ने किया। पर मुंबई में ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े जो एथिकल अनएथिकल काम करते हैं या अलग तरीके से बिजनेस करते हैं। तो आपकी नज़र में कौन सा मुंबई के बिजनेसमैन, मैं ऐसे कहूँगा क्योंकि सारे बिजनेसमैन वहीं पे हैं, अडानी अंबानी जो भी हैं, सब उधर ही है, ऑफिस सबके वही हैं, तो कौन होगा, कौन सबसे एथिकल है, कौन सबसे अनएथिकल, आप इनडायरेक्टली बताना चाहो तो। ठीक है। पहले एथिकल की बात करते हैं। तो एथिकल की अगर मैं बात करूं तो आपको जान के हैरानी होगी, हम बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मुंबई की 10% जमीन है, 10%, 2.5 करोड़ की आबादी है, 2-2.5 करोड़ की, 10% मुंबई सिर्फ एक बिजनेसमैन के हाथ में है, जो बहुत लोगों को पता भी नहीं है। अच्छा। 4.5 लाख करोड़ की जमीनें उसके नाम पे है, और ये एक ग्रुप है, ये लोगों को पता ही नहीं है, और ये है गोदरेज ग्रुप। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। देखो गोदरेज ग्रुप का ये, अब सोचोगे मुंबई की 10% जमीनें कैसे आ गई भाई इनके पास, वो भी प्राइम लोकेशन की बता रहा हूँ। राइट। तो ये आई ऐसी है कि इसकी कहानी शुरू हुई थी पोर्चुगीज टाइम से। अच्छा। मुंबई पहले पोर्चुगीज राज्य के अंदर आता था, पोर्चुगीज लोग रूल करते थे। तो उस समय पे क्या हुआ था कि जो पोर्चुगीज वाले इधर थे, तो उनकी बेटी के ब्याह करवाई गई थी लंदन के प्रिंस से। अच्छा। तो दहेज में 10% मुंबई का दिया गया था उस समय पे। ओ भाई साहब। अब क्या हुआ था कि बाद में इन लोगों ने क्या, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इन्होंने लीज पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे वो जमीन की, भाई तुम लोग अपना बिजनेस करो। फिर गांधी जी ने आंदोलन किया, सब हुआ, स्वतंत्रता हुई 1947 में, और ये लोग चले गए। अब लेट 1900s में क्या हुआ कि बहुत सालों बाद हाई कोर्ट पे केस पहुंचा, बॉम्बे हाई कोर्ट पे, और फिर बड़े दूसरे कोर्ट्स पे, सेशन कोर्ट पे पड़ा। तो तब फाइट हो रही थी ओनरशिप को लेके कि कौन इसका ओन करेगा। 10%। तो मेन क्या हुआ था, हाँ मेन क्या हुआ था उस समय पे, जो थोड़े पारसीज फैमिलीज थे उनका चल रहा था, और मेन थे गोदरेज फैमिली ने उस समय पे ये सारी चीजें एक्वायर कर ली। तो गोदरेज फैमिली ने जो मेन पूरा एरिया था उसका ऑलमोस्ट 3800 एकर्स उनका ही हो गया था। तो गोदरेज फैमिली को कैसे मिल गया था? तो गोदरेज फैमिली जब कोर्ट पे गई थी वहां पर अच्छा। इनने करा था, तो इनने अपने कुछ ब्लड रिलेशन निकाल के और ये सारी चीजें निकाल के लीगल तरीके से, ऐसा कुछ वो नहीं था। अच्छा। ये प्री हिस्टोरिक, अब देखो सबके पास वो पेपर ही नहीं होते हैं। राइट। अपने पास अपने घर के पेपर ही हो जाए बहुत बड़ी बात है, अब परदादा के कहाँ से लेके आएंगे आप? राइट। मुश्किल हो जाता है अनलेस प्रिजर्व्ड। तो यहाँ पर वो लेके आए थे। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये हो गई कि इतना ज्यादा जमीन होने के बाद भी ये इन जमीनों को नहीं बेच सकते टोटली। उसका रीजन है, तो उसका रीजन ये है कि 1700 एकड़ में मैंग्रोव फॉरेस्ट उग गए। जो बॉम्बे में आखिरी कुछ बढ़िया वाले पेड़ और मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखते हैं, इवन आप पवई के आगे निकल जाओ, ये सब वो सब इन्हीं का है। ठीक है। तो वो क्या हो गया कि वो इतने बड़े फॉरेस्ट हो गए सिटी के पास में कि वो अंडर फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन आ चुके हैं। तो वहां पे वो सरकार ने ये कहा है कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैंड आपके आपके नाम पे ही चलता रहेगा, लेकिन इसको आप काट नहीं सकते, मतलब हो के भी तू मेरा ना हो सका वाला वो सीन है। ठीक है। फिर हो गया 300 एकड़, और ये ऑक्यूपाई खुद ही नहीं करना चाहते गोदरेज वाले। क्यों? क्योंकि इतने सालों से ये केस वेस चल रहा था। तो उतने टाइम में क्या हो गया, मुंबई की आबादी इतना है कि बहुत सारे लोगों ने इलीगल स्लम और एनक्रोचमेंट कर लिया वहां पे। अब इनको पता है कि वहां पे अगर ये जाके सबको क्लीन अप कराएं या पुलिस को बोल के कराएं, बहुत पॉलिटिकल बवाल होगा, बहुत ड्रामा होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। ये लोग नहीं चाहते कि ये सारी चीजें हो। तो उस चक्कर में वो 300 एकड़ भी चले गया। बाकी जो एकड़ में है वहां पर गोदरेज अपनी प्रॉपर्टीज बना के बेचता है, उनने ऑफिसेस अपने सेट किए हुए हैं। अब गोदरेज में भी क्या हो गया, आप सोचो, आपको पता भी नहीं, हम कोई भी कोर्ट केस होता है बड़े लोगों को पता चलता है, गोदरेज के इंटरनली कितने सालों से कोर्ट केस चल रहा है लेकिन पता नहीं चल रही। राइट। तो इनमें जो 2 डिवीजन हुआ है, तो एक डिवीजन है जो प्रॉपर्टीज की काम करता है, कैपिटल इंटेंसिव, दूसरा हो गया साबुन से लेके सारी चीजों पे वर्क करता है। प्रॉब्लम क्या हो गया, दोनों गुट में ये चीज हो गई, कोई चाहता है कि भाई इस पे पूरा कंस्ट्रक्शन हो और दूसरा चाहता है कि इस पे प्रोडक्शन हो, एम्प्लॉयमेंट हो। अच्छा। तो ये कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन आप इनकी एथिकल वैल्यूज देखो, क्लीननेस देखो, कि मीडिया को पता भी नहीं चलता है। हियरिंग होता है, आपस में बात करते एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालते हैं और वहीं पे बात चल रहा है। इतना बड़ा केस चल रहा है और ये यहाँ पर हो रहा है। तो गोदरेज इज वन ऑफ दोस क्लीनेस्ट फैमिलीज जो एथिकली वो भी बिजनेस अपना कर रही है। अच्छा। ग्रो करने की कोशिश कर रही है। वरना देखियो, अगर उनको चाहिए था तो ब्राइब करके वो मैंग्रोव वाले एरिया भी लेके वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आता है कि भाई मुंबई के आसपास ज्यादा पेड़ पौधे बचे हैं नहीं, जीना मुश्किल हो जाएगा अगर ये सब भी चले गए। आप गिनती का देखिए, मुंबई साइड पे अगर जो लोग रहते हैं वो एग्री करेंगे, नवी मुंबई एक थोड़ा एक बढ़िया लगता है और दूसरा पवई साइड लगता है।
पवई में तो उल्टा टेम्परेचर भी हीरानंदानी जी ने ही बताया हुआ था, ऑलमोस्ट 1-2 डिग्री कम रहता है यूजुअली, राइट। क्योंकि उधर प्लांटेशन अच्छा है, वाटर बॉडीज है, थोड़ा सा मेंटेन किया है। अभी तो बारिश में मगरमच्छ भी घूम रहे थे, पवई के लेक से निकल गए थे, लोग फोटो वोटो खींचने जा रहे थे। तो पॉइंट ये है कि गोदरेज इज वन फैमिली जो हो गया एकदम क्लीन वाला। अब अनक्लीन की बात करो तो देखो ये एक पर्सपेक्टिव का खेल होता है। पर्सपेक्टिव का खेल इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी को लगेगा कि इसने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया तो वो गलत काम करके ही कमाया। देखो मैं तो ये कहता हूँ जिस बंदे ने भी 1000 करोड़ के ज्यादा कमा उसके हाथ तो गंदे हैं, है ही वो, किसी तो के यहाँ तक है, किसी के यहाँ तक है, ठीक है। तो वहां पर अगर आप वेरी अनएथिकल ग्रुप बोलो तो नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, तो एक पार्टी है जिनका रियल एस्टेट में भी बहुत बड़ा काम है, बहुत बहुत भयंकर काम है वहां पे रियल एस्टेट का। उनका स्टॉक मार्केट में भी बहुत बड़ा काम है, उनका मतलब फैला हुआ बिजनेस है, 4-5 चीजों में उनका काम है। अच्छा। हाँ, बट उन्होंने जिस तरीके से वो पैसा बनाया हुआ है, मतलब होगा उनके पास, काउंट नहीं कर सकते, 2-3 लाख करोड़ रुपए हैं उनके पास इधर उधर से करके, लेकिन जिस तरीके से वो पैसा कमाए गए हैं वो शायद सही नहीं है। मतलब ऐसा बोलते हैं बहुत सारे लाशों के ऊपर चढ़ के वो सारे पैसे कमाए गए हैं। अच्छा। तो इस तरह के भी लोग हैं, बट अब नाम तो मैं नहीं ले सकता, लोग अगर समझ गए होंगे तो बता दे गूगल करके। इतना भी समझ नहीं आया, कुछ और हिंट आप देना चाहो तो? मैं ज्यादा हिंट दे दूंगा तो सब समझ जाएंगे, बट मैंने बता दिया रियल एस्टेट में काम है, स्टॉक मार्केट का भी बढ़िया काम है उनका। अच्छा। जो बॉम्बे में रहते होंगे वो लोग समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बाहर वालों को थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन बहुत बड़े बिग शॉट है। मतलब बिग शॉट ऐसे हैं, जैसे मैं एक किस्सा उनका बता देता हूँ। इस इंसान के पास इतना पैसा इतना ज्यादा पैसा है कि एक बार इनकी ईगो बैटल हो गई थी इनकी एक पार्टी में, ठीक है। अच्छा। तो ईगो बैटल में क्या हो गया था कि सामने वाली पार्टी के साथ लग गया इनके भयंकर वाली शर्त कि भाई मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, तुम्हारे पास कितना है, तुम्हारे पास कितना है, ये सारी चीजें लग गई। तो उन्होंने गुस्से में आके, मतलब इतनी ज्यादा बात हो गई थी, दारू पीते पीते उधर एक पार्टी में इतनी बात हो गई थी कि उन्होंने मुंबई का एक प्रॉपर पॉश एरिया में अपना फ्लैट की सीधे पकड़ा है और बोले कल मेरा लॉयर बात करेगा, प्रॉपर्टी तेरे को दे रहा, जा ऐश कर। आज उस प्रॉपर्टी का ही दाम होगा कुछ 80-100 करोड़ रुपए के आसपास होगा। मतलब भाई बड़े लोगों की ना दुनिया बड़ी गजब होती है, अलग ही होती है। तो सर मुंबई की बात हो रही है तो सेलिब्रिटीज पे आ जाते हैं। आजकल सारे सेलिब्रिटीज भी मतलब धंधे वाले बोल लो, बिजनेसमैन बोल लो, बिल्कुल बने हुए हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं। विराट कोहली को देख लो, या रणवीर सिंह को देख लो, सुपर यू करके प्रोटीन लॉन्च करा उन्होंने। तो क्या ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन का एडवांटेज यूज करते हैं या सच में कुछ देते हैं ऑडियंस को, क्या चक्कर है?